नमस्कार। अभी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल को, साख नियंत्रण को। लेकिन ये कंडीशन क्या होती है, इसे समझाने के लिए मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जेब में पैसे ज्यादा हों, आप 1000 रुपए या 5000 रुपए लेकर मार्केट जाएं और मात्र 2 या 3 वस्तुओं को खरीदने में ही वो खत्म हो जाए और फिर आपको लगे कि अरे ये तो 1 महीने पहले ये चीजें बड़ी सस्ती थी, आज तो बहुत महंगी हो गई हैं। सिचुएशन नंबर 1, जब आपकी भरी हुई जेब भी मार्केट में जाकर वस्तुओं की ज्यादा कीमत होने के कारण खाली हो जाए। अब दूसरा सिचुएशन, आपने अक्सर देखा है कि दशहरा और दीपावली में 0% फाइनेंस का लालच देकर बैंक के कर्मचारी आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। गाड़ियां लीजिए, बाइक लीजिए, कार लीजिए। सिचुएशन नंबर 2, उसके बाद आपने अखबारों की हेडिंग में पढ़ा होगा कि मुद्रास्फीति, महंगाई बिल्कुल बढ़ती ही चली जा रही है। सिचुएशन नंबर 3, तो जब किसी भी इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि महंगाई भी बढ़ती रहे, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लोगों के पैसे की वैल्यू कम हो गई है और वस्तुओं का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या बैंक बहुत उधार देने लगे हैं, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके मांगने पर भी बैंक उधार ना दे, तो ये सभी जो सिचुएशन होती है ना, उसका एक ही सूत्र और एक ही सिरा होता है, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। ये वो स्थिति होती है जो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अपनाता है। ये उसका वो हथियार होता है जिसका उपयोग करके वो देश की इकोनॉमी को दिशा देने की कोशिश करता है, उसकी साख पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करता है। वो इस क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से एक और तो मौद्रिक प्रबंधन करता है, मुद्रा का जो विस्तार हो गया है, जो लोगों के पास बहुत अधिक पैसे हो गए हैं, उसे भी मैनेज करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर वो साख को भी, जो लोगों को उधार लेने की बैंकों से आदत हो जाती है, या बैंक भी अपने लाभ के लिए लोगों को बुला बुला कर उधार देते रहते हैं, तो इस प्रवृत्ति पर, साख पर भी नियंत्रण करने का काम करता है। तो इसे एक हथियार की तरह समझिए कि क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को दिशा देने का काम अगर कोई करता है तो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर भारत की बात की जाए तो वो बैंक है आरबीआई। आरबीआई के द्वारा हमारे यहाँ पर इस तरह के साख को नियंत्रित करने के लिए जो नीतियां अपनाई जाती है ना, आज हम इस वीडियो में उन्हीं नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं उसके सिर्फ एक पहलू को आज आपको बताऊंगी, जिसे हम क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं, मात्रात्मक रीति। और इसके लिए वो जिस हथियार का उपयोग करता है, उस पहले हथियार को मैं आपको बताऊं, उसे हम कहते हैं बैंक दर। जिसे मैं इंग्लिश में बताऊं तो ये होगा बैंक रेट। ये बैंक रेट क्या होता है? नाम से सुनने से बहुत आसान लगता है, लेकिन आपको समझना है कि ये बैंक रेट वो रेट है जो आरबीआई तय करता है। जो आरबीआई तय करता है किनको ऋण देने के लिए, जितने भी देश के अनुसूचित बैंक हैं। अब इस नाम से बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होगा कि ये अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। यस, जो भारत का बैंकिंग अधिनियम है उसके तहत अनुच्छेद 42, सेक्शन 42 के में जो नियमावली है, उस नियमावली का पालन करने वाले बैंक ही अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और भारत में अभी इनकी संख्या 300 है, जिसमें कई विदेशी बैंक भी शामिल है, क्षेत्रीय बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे कई बैंक इसके अंतर्गत शामिल हैं। और हमारा स्टेट बैंक तो है ही। तो आपको देखना है कि ये आरबीआई के द्वारा, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा तय की गई ब्याज की दर है, जिस दर पर वह ऋण देता है अनुसूचित बैंकों को। अब क्या वो ऋण देते समय कुछ भी नहीं रखता अपने पास? तो यस,
वो रखता है, इन बैंकों की प्रतिभूतियों को रखता है। प्रतिभूति, इनके जितने भी शेयर्स, बॉन्ड रहते हैं या ये जो भी गिरवी रख सकते हैं, उन सारी चीजों को रख कर ही वो बैंक इनको ऋण देता है। अब इसके साथ आपको कई और चीजें समझनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये, इसको कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यह विनिमय बिलों की पुनर्कटौती की दर है। विनिमय बिल, एक्सचेंज बिल, उसकी पुनर्कटौती की दर है। इसीलिए कई कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि कटौती दर किसे कहते हैं, और तब आपको यही समझना है कि ये बैंक दर की बात की जा रही है। अब क्यों कहा जाता है इसको कटौती दर, वो देखिएगा। जब कोई बैंक आरबीआई से ऋण ले लेता है, उसने ऋण ले लिया और उस ऋण के बदले एक विनिमय बिल, हम सभी जानते हैं विनिमय बिल, लिख कर दे दिया, जिसमें उसने पूरा दावा किया कि 3 महीने होने के बाद इस तारीख को मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। अगर किसी कारणवश वो नहीं दे पाया, जिस दर से उसने बात की थी वो नहीं कर पाया, तो क्या आरबीआई उस बैंक पे ताला लगवा देगा? बिल्कुल नहीं। तब आरबीआई वो जो कटौती दर निर्धारित किया था, मान लीजिए वो 7% था, तो उस कटौती दर को वो एक बार और बढ़ा देगा कि आपको पैसे तो देने होंगे, लेकिन अब दर जो होगी वो 9% होगी। 9% की दर से आपको देना होगा, मेरा उधार चुकाना होगा। इसीलिए इसे कई जगहों पर विनिमय बिल की कटौती दर भी कहा जाता है। तो आप बैंक दर में सिर्फ ये याद मत रखिए कि ये वो दर है जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक दूसरे वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। इस रूप में इसे याद मत कीजिए, इस रूप में भी याद कीजिए कि ये विनिमय बिलों की कटौती दर है। और आप सभी जानते हैं कि जो विनिमय बिल होता है, वो जिसे जो जारी करता है, वो बस एक लाइन भी लिख दे कि आपका इतने का भुगतान किया जाना है इस तिथि को, तो उस तिथि पर आप वो भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही कई बैंक इस तरह के विनिमय बिल लिखकर देश के केंद्रीय बैंकों को देते हैं, और जब कभी वो किसी कारणवश उस पैसे को नहीं चुका पाते, तो आरबीआई उसकी पुनर्कटौती करता है। पुनर्कटौती का अर्थ ही होता है कि वो परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा देता है। तो आपको समझना है कि ये नॉर्मल ब्याज दर से बिल्कुल अलग दर है। एक सामान्य, अगर आप ब्याज दर की बात करें, तो एक सामान्य ब्याज दर वो है जिस पर एक बैंक जनता को ऋण देता है, जिस दर पर एक बैंक जनता को ऋण देता है। लेकिन आपको समझना है कि बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक, या मैं यहां पर बोलूं तो आरबीआई, अन्य बैंकों को ऋण देता है। तो इसलिए ये दर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी में। अब हम देखते हैं कि इस दर के माध्यम से कैसे जो हमारी आरबीआई है वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। मैंने आपको सिचुएशन दी थी ना कि आपकी जेब में 1000 रुपए या 5000 रुपए हैं, और जो चीजें एक महीने तक सस्ती थी वो अचानक से ही बहुत अधिक महंगी हो गई और आपकी जेब हो गई जल्दी से खाली। तो इस पर मौद्रिक प्रबंधन करने के लिए, आपकी मुद्रा का मूल्य बढ़ाने के लिए, और आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे पहुंच गए हैं ना, उसे वापस लेने के लिए ये किस तरीके से उपयोग करेगी आरबीआई, अब उस चक्र को समझिएगा। आरबीआई, अगर देश में मुद्रास्फीति है, ये कंडीशन समझ लीजिए, मतलब वस्तुएं बहुत महंगी हैं, वस्तु महंगी है और मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो गया है, लेकिन लोगों की जेब में पैसे ज्यादा हैं। ये कंडीशन को समझिएगा, मुद्रा ज्यादा है लोगों के पास, जिसे हम कहते हैं चलन में, वो मुद्रा ज्यादा है, मनी ज्यादा है, वस्तुएं महंगी है, उसकी मनी का जो वैल्यू है वो कम है। अब इस सिचुएशन में इस बैंक दर के हथियार को कैसे यूज किया जाएगा, उसे समझिएगा कि सबसे पहले वो बैंक दर को बढ़ा देगी। अब क्या क्या इफेक्ट होगा देखते जाइएगा। बैंक दर बढ़ गई,
अब चूंकि बैंकों को ही, जो हमारे बैंक है जिनसे हम ऋण लेते हैं, उन्हीं को ज्यादा पैसे पर, ज्यादा ब्याज पर उनको ऋण उपलब्ध हो रहा है। उनका ऋण क्या हो गया है? महंगा। उनको कर्ज महंगा मिल रहा है। तो क्या वो आपको सस्ता कर्ज देंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो भी अपनी ब्याज दरें बढ़ा देंगे। एक तरफ बैंक दर बढ़ी तो उन्होंने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी। अब इस ब्याज दर बढ़ने से क्या हो जाएगा? इस ब्याज दर के बढ़ने से हो जाएगा ऋण, या मैं यूं कहूं कि लोन महंगा। और जैसे ही लोन हो गया महंगा तो लोगों के पास अब जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे थे, जो वो बड़ी आसानी से लोन ले लेकर खर्च कर रहे थे अनुत्पादक कार्यों में, शादी में, गाड़ियां खरीदने में, वो उस पे लग जाएगी लगाम। अब लोन महंगा हो गया तो लोगों के पास चलन में मुद्रा हो जाएगी कम, क्योंकि लोग लोन लेंगे नहीं। तो आपके पास या पूरे लोगों के पास जो करेंसी थी वो कम हो जाएगी, और जैसे ही करेंसी कम होगी उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और फिर वस्तु की कीमत में अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपके मुद्रा के, आपके मनी की कीमत में अंतर आ जाएगा। अब जो चीज आप 20 रुपए में एक लेते थे वो आप 20 रुपए में 2 लेने लगेंगे, क्योंकि मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, और ऐसा बढ़ते ही समस्याएं कम हो जाएंगी। मतलब वस्तुएं बहुत अधिक महंगी नहीं रहेंगी, मुद्रा ज्यादा चलन में नहीं रहेगी, और मुद्रा का मूल्य जो कम हो गया था वो थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब ये सिचुएशन हो गई अंडर कंट्रोल। सिर्फ एक धागा खींचने से, वो धागा क्या था? बैंक दर को बढ़ाना। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, मनी इन्फ्लेशन की कंडीशन में अगर बैंक रेट बढ़ा दी जाए तो इस तरीके से धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पे उसका असर दिखने लगता है, और हम इन्फ्लेशन की कंडीशन को पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से हम कवर कर सकते हैं। अब ये सेम कंडीशन को थोड़ा उल्टा करके देखिएगा कि क्या होता है। तो थोड़ा उल्टा कर लेते हैं भाई, कि अगर मुद्रा संकुचन की स्थिति है, ठीक, मुद्रा संकुचन की स्थिति है। अब संकुचन है तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। वस्तु हो गई सस्ती, और वस्तु सस्ती है तो हमारे सारे दुकानदार और उत्पादक हैं परेशान। चलन में मुद्रा है कम, बहुत कम है, उसका वैल्यू है बहुत ज्यादा, मुद्रा का मूल्य ज्यादा है। अब लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, ये बेरोजगारी की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि जब वस्तु सस्ती है, उत्पादक को लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो आप जरा सोचिए, जब उसे लाभ नहीं मिलेगा तो नए लोगों को काम पे रखेगा क्या? नहीं, बल्कि उसके पास जो है वो उनको भी छांट देगा। तो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब इस कंडीशन में बैंक दर हम कैसे यूज करेंगे? तो इस कंडीशन में बैंक दर को हम कर देंगे कम। जैसे ही बैंक दर हो जाएगी कम आरबीआई के द्वारा, वैसे ही इन बैंकों को, अन्य बैंकों को उससे लोन कैसा मिलेगा? सस्ता लोन मिलेगा। और जब अन्य बैंक को सस्ता लोन मिलेगा तो वो देंगे जनता को भी सस्ता लोन, एकदम 0% फाइनेंस, ठीक। सस्ता लोन मिलते ही लोगों को, लोग जो हैं अधिक लोन लेना शुरू करेंगे, और उनके पास चलन में मुद्रा हो जाएगी अधिक। मतलब आप समझ लीजिए, चलन में मुद्रा ज्यादा हो गई, मुद्रा का मूल्य थोड़ा कम होगा, जो हमारी इकोनॉमी के लिए इसलिए जरूरी है ताकि बेरोजगारी दूर की जा सके, और वस्तुओं की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी, और उससे उत्पादकों को लाभ होगा, और वो अपने यहाँ नए नए लोगों को रोजगार देंगे। तो आपने देखा, एक पतली जैसे पतंग की डोर होती है, ठीक वैसा होता है बैंक दर, जो इकोनॉमी में ढील छोड़ दे अगर आरबीआई, तो बहुत सारा पैसा जनता तक पहुंच जाता है, और अगर थोड़ा सा खींच दे तो जनता का पैसा बैंकों के जरिए पहुंच जाता है उसके पास।
तो इस तरीके से बैंक दर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्रेडिट कंट्रोल में। अब इस बैंक दर को तो आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब एक रेट के बारे में जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जरा इसे समझिएगा। रेपो रेट जब भी कहा जाए तो आप ये समझिए कि ये वो दर है जिस पर ऋण लेते हैं अन्य बैंक। जिस दर पे वो ऋण लेते हैं उसे ही हम कहते हैं रेपो रेट। जिस दर पर वे ऋण लेते हैं, किससे, यहां मैं आरबीआई लिख रही हूं, लेकिन आपको अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में इसे केंद्रीय बैंक समझना है, वो चाहे कोई भी हो। वो केंद्रीय बैंक जो है वो जिस दर पे अन्य बैंकों को ऋण देता है, उधार देता है, लोन देता है, उसे ही हम कहते हैं रेपो रेट। उसके बाद एक आता है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट का अर्थ होता है कि अगर बैंक के पास कुछ है, जो अन्य बैंक हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब एक्स्ट्रा चीजें क्या? जैसे उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं विदेश की किसी बड़ी कंपनी के, वैसा प्रतिभूति है, बॉन्ड है, ऐसी कोई संपत्ति उस बैंक ने खरीदी है विदेशों में, तो वो उन संपत्ति को, उस सारे जो भी एसेट्स हैं उनको गिरवी रखने जैसा या रख देगा आरबीआई के पास और उसके बदले इसी से लेगा लाभ। ठीक, कैसे कि हम अपनी कीमती चीजें किसी को रखने के लिए दे दें और चूंकि वो कीमती है उससे उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो हम उसी से कुछ कमीशन लें कि हम आपके पास रख रहे हैं, ठीक आप पे विश्वास है लेकिन आप हमें कुछ कमीशन दीजिए। तो ठीक वैसे ही जब अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी संपत्तियां रखकर कुछ लाभ कमाते हैं तो इसे ही हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट एक और कंपटीशन एग्जाम और अन्य जगहों पर बोर्ड में भी पूछता है, जिसे हम कहते हैं हाई मनी पॉलिसी, और कई जगहों पर इसी को डियर मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। तो जब कभी आप डियर मनी पॉलिसी या हाई मनी पॉलिसी को सुनिएगा तो ये समझ जाइएगा कि ये बैंक दर में वृद्धि को कहा जाता है। बैंक दर में वृद्धि को, अगर बैंक दर बढ़ी हुई है, अगर उसकी आरबीआई की या केंद्रीय बैंक की ब्याज दर ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम लोग इकोनॉमिक्स में हाई मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर अगर ये बैंक दर कम है तो हम इसे चीप मनी पॉलिसी के नाम से जानते हैं कि हमने पैसे को इतना सस्ता कर दिया कि वो आसानी से हर कोई ले सके, तो इसे हम चीप मनी कहते हैं अगर बैंक दर कम है तो। लेकिन अगर बैंक दर ज्यादा कर दी गई है तो इसे हम डियर मनी पॉलिसी कहते हैं, मतलब हमने मनी का वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो हमारे लिए प्यारी बन गई। तो बिल्कुल ऐसे ही इससे संबंधित कई चीजें आपने सीखी। अब मैं आपको इसी के अंतर्गत बताऊंगी जो अन्य उपाय अपनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओपन मार्केट, या जो दूसरा उपाय अपनाया जाता है जिसे हम कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। ये क्या होती हैं? ये खुले बाजार की क्रिया का मतलब है प्रतिभूति और बॉन्ड की खरीद और बिक्री। सिर्फ इतना याद रखिए, किसी भी तरह की प्रतिभूति जो है या बॉन्ड है या शेयर्स हैं, तो ये शेयर्स किसके पास होंगे? ये शेयर्स आरबीआई देश के केंद्रीय बैंक के पास होंगे और देश के केंद्रीय बैंक द्वारा इनको खरीदना, इनको बेचने का जो काम किया जाएगा उसे ही हम कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। अब इसे पार्ट में समझ लेते हैं कि जब वो खरीदेगा तो क्या होगा और जब वो बेचेगा तब कौन सी कंडीशन होगी। अब जैसे प्रतिभूति बॉन्ड शेयर, आरबीआई ने अपने पास के बॉन्ड या जो शेयर्स हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में बेचना अगर शुरू कर दिया है तो क्या होगा? उसने अपने पास के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, तो जब वो बेचेगा तो अन्य बैंक उसे खरीदेंगे और खरीदेंगे तो बैंक का पैसा
ये बैंक का जो पैसा है वो पूरा का पूरा चला जाएगा आरबीआई के पास। भाई इसके बदले उनको शेयर्स तो मिल रहे हैं कि जब वो आरबीआई शेयर्स अपने बेचने शुरू करता है तो बैंकों का पैसा पहुंच जाता है आरबीआई के पास, और जैसे ही बैंकों का पैसा आरबीआई के पास पहुंचता है बैंक के लोन देने की लोन क्षमता हो जाती है कम, और जिसकी वजह से मार्केट में मनी, या जिसे हम कहते हैं मुद्रा चलन, मार्केट में मनी की हो जाती है कमी, और इस तरीके से फिर एक बार वो कंट्रोल कर लेता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है, मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो वो अपने शेयर्स बेचकर, अपने प्रतिभूति बॉन्ड शेयर्स बेचकर फिर से लोगों का पैसा अपने पास मंगा लेता है। और जब उसे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसे को छोड़ना जरूरी है, उस पैसे का फ्लो करना जरूरी है, तब वो वहां पर शेयर्स को खरीदने लगता है। अब वो किन के शेयर्स को खरीदेगा? वो खरीदता है बैंकों के शेयर्स। जो बैंक के शेयर्स हैं, पैसा हम लगाते हैं जैसे स्टेट बैंक, तो वो स्टेट बैंक का शेयर्स खरीदना शुरू कर देगा। कौन? आरबीआई। और वो जैसे ही खरीदेगा तो उसके बदले में वो बैंक को क्या देगा? उसके बदले में वो बैंक को देगा पैसा, मनी, और बैंक के पास खूब सारी मनी हो जाएगी। पहले अगर उसकी क्षमता 10 करोड़ थी, तो अब चूंकि जो शेयर्स हैं वो खरीद रहा है आरबीआई, तो वो वहां से पैसा आ रहा है, तो 10 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो जाएगी। और अगर बैंक के पास इतना पैसा आ गया तो बैंक क्या करेगा? लोगों को बुला बुला कर ऋण देगा। तो एक बार फिर से पैसे का फ्लो इकोनॉमी में हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि मनी फ्लो को कम करने के लिए शेयर्स, प्रतिभूति बॉन्ड को बेचा जाता है, और मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए शेयर्स को खरीदने का काम करता है आरबीआई। यही दोनों काम उसके खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं। अब वो जो तीसरा हथियार अपनाता है, जो कि कई कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स का भी पसंदीदा प्रश्न है, अब उसकी बात कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है CRR, नगद कोषानुपात, जिसे हम कहते हैं CRR, नगद कोषानुपात। अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो हमारा बैंक होता है, हमारा आरबीआई बैंक, वो अन्य बैंकों पे नियंत्रण रखने के लिए एक कोष निर्धारित कर देता है। वो एक परसेंटेज बना देता है कि जो बैंक है वो इतना परसेंट, उनके पास जो भी मनी है, जो भी पैसा है उनका, जो जिसको हम स्टार्टिंग मनी कहते हैं, उस स्टार्टिंग मनी का इतना परसेंट वो जमा करके रखेंगे आरबीआई में, केंद्रीय बैंक में जमा करके रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास 200 करोड़ है और आरबीआई ने निर्धारित कर दिया है कि उस 200 करोड़ का 5% आप मेरे पास जमा रखोगे। तो एक तरह से समझ जाइए कि 10 करोड़ रुपए उस बैंक के जमा है आरबीआई के पास। अब कभी ऐसा लगता है कि ये बैंक जो है वो बहुत अधिक उधार दे रहे हैं और लोगों के पास बहुत अधिक पैसा पहुंचा रहे हैं, जिससे इकोनॉमी में नुकसान हो रहा है। ठीक, लोगों के पास पैसा अधिक पहुंच रहा है, तो वो क्या करेगा? वो सीधे इस कोष का जो परसेंटेज था 5%, उसको बढ़ा के कर देगा 10%, कि अब आप मेरे पास 10% रखेंगे। तो 10% रखते ही 20 करोड़ सीधे चले जाएंगे आरबीआई के पास, और जैसे ही 20 करोड़ जाएंगे तो उस बैंक के उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी, और उन बैंकों के उधार देने की क्षमता कम हो जाने के कारण लोगों के पास भी पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोन महंगा हो जाएगा, अब आसानी से लोन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जनता के पैसे को फिर से आरबीआई अपने पास इस नगद कोषानुपात CRR के द्वारा वापस मंगा सकती है। अब ठीक है,
ऐसे ही जो अगली कड़ी इसी में जुड़ी हुई है वो है SLR की। जब कभी भी इसे हम तरल कोषानुपात कहते हैं, तरल कोषानुपात। आरबीआई सिर्फ यही तय नहीं करता कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं, बैंकों से ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो हमारे पास इतने % जमा करो, वो तो है ही। उसके बाद भी वो एक नियम बना के रखता है कि हर बैंक अपना जो स्टार्टिंग मनी है, जो प्रारंभिक पूंजी है, उस प्रारंभिक पूंजी का इतना भाग सेफ रखेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी फैमिली में कहा जाता है कि हर महीने 5,000 की बचत करनी है, ठीक वैसे ही आरबीआई भी अन्य बैंकों को कहता है कि आपको अपना जो भी कोष है, प्रारंभिक स्टॉक है, प्रारंभिक पूंजी है, उसका कुछ भाग अपने पास ही सेफ रखना होगा। अब जरा देखिए, अगर वो ये निर्धारित कर दिया है कि 25% आपको सेफ रखना होगा, तो अगर किसी भी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं तो वो 25% सेफ रख के सिर्फ 75 करोड़ रुपए ही उधार में चला सकता है, उससे बिजनेस कर सकता है। बिजनेस क्या? लोगों को उधार देना, अलग अलग तरह की सुविधाएं देना, तो वो सिर्फ 75 करोड़ का ही वो कर सकता है। लेकिन अगर फिर आरबीआई को लगा कि अरे ये बैंक जो है वो अधिक उधार दे रहा है, या ये बैंक सभी पैसा जो है वो जनता के पास ज्यादा जा रहा है इन बैंकों के जरिए, जिससे इकोनॉमी को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, या हम कहें बेरोजगारी आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो तुरंत इस तरल कोषानुपात SLR को बढ़ाकर सीधे 50% भी कर देगा। और उसके 50% करते ही अब बैंक के पास पैसा मात्र 50 करोड़ बचेगा, और जैसे ही 50 करोड़ बचेगा तो उसके ऋण देने की क्षमता हो जाएगी कम, और फिर से वो कंट्रोल कर लेगा इसके माध्यम से। याद रखिएगा कि कभी भी क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए एक साथ आरबीआई कोई भी नियम लागू नहीं करता है। वो ये जो 4 हथियार मैंने आपको बताए हैं, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR और SLR, इन चारों का उपयोग करता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो अब कभी जब आप टीवी के सामने बैठकर ये न्यूज सुने कि आरबीआई ने बैंक दर में वृद्धि कर दी है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके देश की इकोनॉमी खतरे में है और मनी का वैल्यू हो रहा है कम। और जब कभी आपको लगे कि उसने बैंक दर कम कर दिया है, तो समझ जाइएगा कि आरबीआई चाह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन लें, मांग करें और इकोनॉमी को आगे की तरफ बढ़ाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्रेडिट कंट्रोल। उम्मीद करती हूं कि मैंने सरल तरीके से आप सभी को बताया होगा। अब इसी के साथ एक और गुजारिश, चैनल पे बने रहिए। आपके द्वारा दिया गया हर कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे कई वीडियो लेके आने के लिए।